गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का 5 का चैप्टर, जो क्या है एक समांतर श्रेणी। और आज हमारी समांतर श्रेणी की पहली क्लास है और पहली क्लास में आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक सी जितनी भी इसकी जानकारियाँ होती हैं जो हमें आगे चैप्टर निकालने में काम आएंगी वो करेंगे और 5.1 की एक्सरसाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बड़े शांति से बड़े ध्यान से इस क्लास को देख ले। तो अगर आपने ये क्लास ध्यान से देख ली तो बच्चों आपकी जो भी इस चैप्टर से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, वो आज सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, पहले इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं कि ये इस चैप्टर से हमारे आगे क्या क्या काम आने वाला है। तो सबसे पहला ये चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों की समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? कोई संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें सभी के सभी संख्याएं एक समांतर अंतर के बाद स्थापित हों। जैसे गिनती होती है हमारी, गिनती क्या है? एक समांतर श्रेणी। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये अनंत तक होती है। तो देखिए बच्चों, इनमें सभी में अंतर कितने का है? +1 का। इनमें सभी में अंतर कितने का? प्लस, यानी +1 +1 +1 जुड़ती यानी अनंत तक जाती। तो यानी ये क्या है? हमारी गिनती क्या होती है? एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी भी। ऐसे ही हमारी उल्टी गिनती भी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी में होती है, उल्टी गिनती। जैसे पहाड़े भी क्या होते हैं? समांतर श्रेणी में होते हैं पहाड़े। पहाड़े भी समांतर श्रेणी में आते हैं। ऐसी कोई भी संख्या, जैसे मैं लिख देता हूं 7 11 15 19 23 27। तो ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी। पर इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? इनका अंतर देखेंगे सभी के समान है क्या। तो 7 में 4 जोड़े तो 11, 11 में 4 जोड़े तो 15, 15 में 4 जोड़े तो 19 और 19 में 4 जोड़े तो 23 और 23 में 4 जोड़े तो 27। यानी ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चों समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर होता है, जो सार्व अंतर होता है वो क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और वो शून्य भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो 1 2 3 या पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन अपने आगे चैप्टर में आएंगे जिनका सार्वंतर क्या आएगा? 0। तो ये तो बच्चों समांतर श्रेणी से कुछ बातें। तो अब देखिए बच्चों कि समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है। जैसे हमें अंतिम व पद निकालना होता है तो उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है an बराबर में a प्लस कोष्टक शुरू n-1 इंटू d। तो ये होता है बच्चों समांतर श्रेणी का एक सूत्र होता है जिसमें an क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद होता है। an को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। और a क्या होता है? पहला पद, जिसे क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और ये n क्या होता है? जो श्रेणी में कुल कितने पद हैं? कुल पद, इसे बोलते हैं कुल पद। और d क्या होता है? सार्व अंतर। तो बच्चों आप पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, इनसे अलावा आपको कुछ भी इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा। an और a और n और d से, इनसे अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो बस आपको इस चैप्टर से ये सूत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। और आपको सभी का मतलब भी बता दिया बच्चों की an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है और d क्या होता है। और अब आगे देखिए बच्चों की समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। ये हमें किस एक्सरसाइज में चाहिएगा? प्रश्नावली 5.3 में चाहिएगा। इस सूत्र का प्रयोग हमें 5.3 में होगा। इसका सूत्र 3 होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? और योगफल को क्या दिखाते हैं? SN से। SN बराबर क्या होता है? n/2
इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये होता है इसका सूत्र बच्चों, जिसमें n मैंने बता दिया आपको क्या होता है, कुल पद। n बराबर क्या बोलते हैं, कुल पद। ए क्या होता है हमारा, पहला पद। n आपको बता ही दिया। और डी क्या होता है, सार्व अंतर। तो ये सूत्र होता है। और दूसरा सूत्र क्या होता है, ये तो पहला सूत्र था। एक दूसरा सूत्र और होता है एस एन का, यानी समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग हमें निकालना हो, तो ये भी आपको बताएंगे कि कैसे आता है इसका सवाल। ये तो होता है। एक दूसरा होता है n/2 इंटू ए प्लस में ए एन। अगर हमें कुल पद बता दे और लास्ट का पद बता दे और पहला पद बता दे तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं। एन क्या होता है, अंतिम पद। और तीसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा सूत्र, यानी एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस में एल। ये एल क्या होता है, इसे भी क्या बोलते हैं, अंतिम पद। तो इस सूत्र का कैसे प्रयोग होता है वो देखो बच्चों। जैसे हमें क्वेश्चन में दे दे या प्रश्न में दे दे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती का योगफल बताइए कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा, और n बराबर 1 से 100 तक की गिनती में कितने पद आएंगे, 100। और डी क्या हो जाएगा, यानी 1 से 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, यानी डी सभी में क्या जाएगा, +1। तो मैं एस एन निकाल सकता हूं ना, एस एन। तीनों सूत्र काम में आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट का पद भी आ गया। अंतिम पद क्या हो गया हमारा, an 100। तो आप चाहे अब तीनों सूत्रों में से कौन सा भी प्रयोग कर लेना, तो तीनों से निकलाएगा। तो जैसे देखिए बच्चों, मैं पहले सूत्र का लगा लेता हूं, चाहे दूसरे का चाहे तीसरे का। तो मैं दूसरे का उपयोग कर रहा हूं, तो देखिए बच्चों दूसरे का कैसा मैं प्रयोग करके इसका आंसर निकालता हूं। यानी n मेरे पास 100 है, यानी n/में मैं दूसरे का प्रयोग कर रहा हूं 100/2, यानी n/2 इंटू ए क्या है हमारा 1 और an क्या है हमारा an 100। तो 2 से ये 100 कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो क्या जाएगा, 50 गुणा में ये 100 और 1 कितने होते हैं, 101। यानी 50 की गुणा में 101 से करूंगा तो क्या जाएगा, 50 50, यानी 5050। और 5050 1 से लेकर 100 तक की गिनती का योगफल होता है। ऐसे हमसे पहाड़े का भी पूछ ले, 2 के पहाड़े का पूछ ले, 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले। जैसे हमसे 2 का पूछ ले, 2 के पहाड़े के टोटल अंकों का योग कितना होता है, तो पहला पद क्या होता है 2 और अंतिम पद क्या होता है 20। तो मैं इसको लगा सकता हूँ। और 2 के पहाड़े में कितने कुल पद होते हैं 10, यानी एस एन बराबर 10/2। पहला पद क्या है 2 और अंतिम पद क्या है 20। तो 2 से मैं इसको काट देता हूँ कितनी बार, 5 बार। यानी एस एन बराबर क्या जाएगा, 5 गुणा में 2 और 22 कितने, 2 और 20 कितने होते हैं 22, यानी 22 5 110। यानी 2 के पहाड़े में जितने भी वो आते हैं उनका योगफल कितना होता है 110। तो इस तरह से बच्चों समांतर श्रेणी के योगफल वाले सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आगे देखिए बच्चों, आगे आएगा हमारी आगे प्रश्नावली 5.1 जो एनसीईआरटी के मैथ की है। तो एनसीईआरटी के मैथ का पहला क्वेश्चन देखोगे आपके गणित में तो सेम टू सेम दिखेगा। आपको क्या लिखा है, मिलेगा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी, यानी एपी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। यानी हमें क्या बतानी है, समांतर श्रेणी है और क्यों, तो उसका कारण देना कि हमें है तो क्यों है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यानी पहले किलोमीटर के लिए तो 5 रुपये लगेंगे, पर 1 किलोमीटर के बाद जैसे 2 किलोमीटर में जाए 15 तो वे +8, जैसे 23 हो गया दूसरे किलोमीटर के लिए। अब तीसरे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 + 8, यानी पहले का +8, फिर जैसे एक आगे उसको लेके जाते हैं तो 8 रुपये वो प्रत्येक किलोमीटर के साथ जोड़ता चलता। तो देखिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे है। जैसे मान लेते हैं ये वो रोड है, इस पे कोई टैक्सी चल रही है, ये टैक्सी वाला है। मान लेते 1 किलोमीटर का खंभा यहाँ, एक का यहाँ, एक का यहाँ और यहाँ है, ऐसे हैं।
तो ये मान लेते हैं पहला किलोमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा किलोमीटर और ये सातवां किलोमीटर। इन पे किलोमीटर लगा दो संख्याओं के आगे, यानी अब हमें पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। ये हो गई। तो पहले किलोमीटर के लिए उसने कितना बताया, 15 रुपये। पर ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर के बाद अगर आप उसको आगे ले जाते हो तो उसको वो अतिरिक्त 8 रुपये देने पड़ते हैं, यानी 15 प्लस में 8। अब इसमें चलेगा तो 15 प्लस 8 तो ये 23, यानी ये कितने हो गए, 23। तो 23 में अब जैसे हमें 2 से तीसरे किलोमीटर में जाएंगे तो 23 में कितने और जुड़ जाएंगे, 8, यानी 31। ऐसे इस किलोमीटर में और 8 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 39। ऐसे इस किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 47। सभी में 8 जुड़ते चलेंगे और इसका कितना हो जाएगा, 55, और इसका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 63। इस तरह से जुड़ता चलता जाएगा बच्चों। तो अब देखिए जो हमें क्या प्राप्त हो चुकी है, किराए की एक श्रेणी, यानी 15, 23, 31, 39, 45, 55 और 63। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपये, ऐसे लिख सकते हो आप। तो देखिए बच्चों, हमें हमारी जो एक श्रेणी प्राप्त हुई, उस श्रेणी को मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देना बच्चों। आपका अगर क्वेश्चन आता है टेस्ट या परीक्षा में तो कैसे लिख दोगे, 15, 23, 31, 39, 47, 55 और 63। आपको ये उसके रूप में भी लिख सकते हो, A1 बराबर ये हो गया, A2 बराबर ये हो गया, A3 बराबर ये हो गया, A4 बराबर ये हो गया, A5 बराबर ये हो गया और A6 बराबर ये हो गया और A7 बराबर ये हो गया। तो यानी ये भाई इनका अंतर देखेंगे, सार्वंतर। अगर सार्वंतर समान है तो क्या जाएगा, ये एक समांतर श्रेणी, यानी 15 में मैं कितना जोड़ू, 8 जोड़ता हूं, क्योंकि सभी में क्या जुड़ा हुआ है, 8। तो ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें इसका अंतर कैसे निकालें, क्योंकि हमें तो जोड़ के यह श्रेणी बनाई है। तो +8 + 8, तो अतः ये क्या है, अतः यह समांतर श्रेणी है। तो इसने क्यों का पूछा, तो क्योंकि सार्वंतर समान है। अगर आप ये लिख दोगे तो यानी आपका आंसर करेक्ट हो जाए, तो आपके आंसर में से एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगले को इतना मौका ही नहीं दोगे कि कहीं अगला नंबर काटने के लिए सोचे, क्योंकि आपने एक एक चीज अच्छे से अगले को समझा दी है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट कर लो, फिर करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, फिर थर्ड पार्ट को, फिर फोर्थ पार्ट को, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों आपको बड़े प्यार से, बड़े शांति से, बड़े आराम से एक एक चीज समझाते हुए निकलवाएंगे कि आपने ये चीज आई तो कैसे आई। तो बच्चे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो या चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और जितने भी आपके क्लास के साथी हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप जो भी हमने किया वो हमारा सारा काम करोगे। तो बच्चों लगाते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी तक अगर आपने नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर ले। तो देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो हमें उसमें उपस्थित हवा की एक क्या बनानी है, श्रेणी। तो मान लेते हैं अगर इसके नीचे 4 है ना तो 4 ही मान लो। 4 के पहाड़े में आप कुछ भी मान सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 अपनी मर्जी है। मानना तो मानना का मतलब क्या था, हमें कुछ भी मान सकते हैं। मानना बेलन में उपस्थित हवा, यानी मान लिया हमने बेलन में उपस्थित हवा V मान सकते हो, 4B मैं मान लेता हूं 4B। V को क्या बोलते हैं, आप सोचोगे कि V क्यों लगाए, तो V का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन। तो आप V लगा देना। और 4 क्यों लगाए, क्योंकि इसकी शेष निकल रही है ना कि 1/4। तो निकलने के बाद जो शेष बचेगी वो देखिए बच्चों की 4 हमें कैसे लिया। तो देखिए बच्चों, प्रथम स्थिति में यानी प्रथम बार हवा निकालने पर शेष हवा, शेष यानी जो बच गई वो हवा, शेष हवा। तो शेष हवा क्या जाएगी, यानी 4 में से उसने कितनी निकाल दी, 1/4।
अगर 1/4 निकाल दिया, हमें निकालने वाले लिखनी है तो सीधी 1/4 से गुणा कर देंगे। हमें शेष देखनी है, शेष देखनी है तो आप क्या कर दोगे, 1 - 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो मैं इसको 3/4 से गुणा कर देता हूँ और जो भी गुणनफल आएगा वो हमारा क्या होगा, शेष हवा होगी। तो देखिए बच्चों, मैं दोनों तरह से समझा देता हूँ। पहले तो मैं 3/4 से गुणा करके दिखा देता हूँ। 4 से 4 काट दिया तो यानी कितनी बच गई, 3 वॉल्यूम। आप सोचोगे 3/4 से कैसे क्या, तो मैं 1/4 से भी गुणा करके दिखा देता हूँ। 4 की यानी 1/4 से गुणा करी तो 1, यानी कितनी हवा निकल गई, 1 वॉल्यूम। टोटल कितनी थी, 4, टोटल 4 थी, 1 निकल गई तो शेष कितनी बच गई, 3 वॉल्यूम। तो चाहे आप जो शेष बोलता है उसको 1 में से घटा के, यानी जैसे 1 में से मैंने कितना घटा दिया, उसने 1/4 निकाला तो मैंने 1 में से 1/4 घटा दिया, जो शेष बचेगा वो क्या होता है, शेषफल है। तो अब दूसरी बार में कितनी शेष बच जाएगी, दूसरी बार में हवा निकालने पर शेष हवा, तो शेष हवा कितनी आ जाएगी, यानी हमारे पास 3 वॉल्यूम तो बची हुई है और 3 वॉल्यूम का कितना निकल रहा है, वो 1/4, यानी शेष की शेष देखना, हमें शेष की एक श्रेणी बनानी है। तो शेष की श्रेणी बनानी है तो मैं 3/4 से फिर गुणा कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 9v/4। और तीसरी बार में, यानी तीसरी बार में शेष हवा, तीसरी बार निकालने पर शेष हवा, तो शेष हवा कितनी बची हुई है, 9v/4 तो पहले बची है और 1/4 निकल गई तो कितनी बच गई, 3/4। तो कितना आ जाएगा, 27v/16। तो बच्चों ये आ गए हमारे पास कुछ संख्या, जैसे 4v, मैं आपको ये अलग रंग से दिखा देता हूं बच्चों। यानी पहले ही संख्या हमारे पास 4v है, दूसरी 3v है, फिर तीसरी क्या, 9v/4 और चौथी क्या है, तो 27v/16। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी श्रेणी लिख लेते हैं, या है या नहीं वो बाद में देखेंगे। यानी 4v, आगे कितनी है, 3v, आगे कितनी है, 9v/4, आगे कितनी है, 27v/16। अब इनका अंतर देख लो, अंतर कितना है इसका, -1, यानी 4 में से 1 घट गया तो 3, और 3v और 9v/4 का अंतर देख लो, यानी 3v और 9/4, यानी A3 में से 2 घटाना पड़ेगा जब भी तो अंतर आएगा। यानी मैं 9v/4 में से मैं 3 घटा देता हूं तो देखिए कितना बचेगा, यानी 9v, ये भी क्या v, और एलसीएम लेके करोगे तो यानी 12/4, और 9 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, -3v/4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका अंतर क्या आ गया, 3v/4 और ये v, तो यानी इनका सार्वंतर यही समान है, तो आगे आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए क्या नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों का कारण भी दे दोगे आप, क्या कारण है, क्योंकि इनका सार्वंतर समान नहीं है। तो ये था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इस तरह से बच्चों आप समझ के निकालोगे तो आपका मैथ 1% भी कमजोर नहीं रहेगा। तो बस बच्चों जब भी आप मैथ पढ़ो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने दिमाग को स्थित रख के सवाल समझना चाहिए और सवाल को निकालना चाहिए। तो देखिए बच्चों अब तो हम लगाते हैं पार्ट नंबर 3। तो बच्चों आपको पार्ट 3 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो हमें ये बताना है कि समांतर श्रेणी बनती है या नहीं। तो देखिए बच्चों जैसे मान लेते हैं ये कुआं खुदाई शुरू हो चुकी है और कुआं जैसे जैसे खुदता जाएगा तो ऐसे ऐसे वो नीचे जाता जाएगा। मान लेते हैं यानी इतना कुआं खुद गया है, ये कुआं खुद चुका है बच्चों। तो मान लेते हैं पहला मीटर यहाँ पे बन गया, दूसरा यहाँ पे बन गया, तीसरा यहाँ पे बन गया, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा मीटर यहाँ पे। तो बच्चों देखो इसने कहा कि पहला मीटर, पहले मीटर का फर्स्ट मीटर की कितना खर्च है 150 रुपये। अब सेकंड मीटर की कितनी हो जाएगी, 50 में कितने बढ़ रहे हैं, प्रत्येक मीटर में 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे, यानी 50 में 50, 150 में मैं 50 जोड़ूंगा तो कितने हो गए 200। तो थर्ड मीटर में कितना हो जाएगा, प्रत्येक में 50-50 बढ़ते जाएंगे, इसमें 50 बढ़ गए तो इसमें भी 50 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 250। इसी तरह फोर्थ में क्या, फोर्थ मीटर पे उसका क्या रेट हो जाएगा 300 रुपये। और आगे क्या हो जाएगा 5 मीटर पे हो जाएगा, उसका खोदने वाले का रेट कितना हो जाएगा 350 रुपये।
यहाँ पे रुपए की मात्रक लगाते चलें बच्चों, आपको समझ में आ जाए कि ये रुपए हैं। और ऐसे ही यहाँ पे कितनी हो जाएगी, छठे मीटर पे। ऐसे आप बच्चों कहाँ तक भी कर सकते हैं, यानी 400 रुपये। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितना कितना अंतर होता जा रहा है, +50 +50 और यहाँ पे भी +50 और यहाँ से यहाँ पर भी कितना होता है, +50 +50। तो बच्चों ये क्या है, सारे का सारा सारवे अंतर, यानी सभी का अंतर क्या रहा, +50 +50 +50 +50 +50 रहता है। ये क्या बन गई, 150 200 250 300 350 400 डॉट डॉट, यानी ये क्या बन गई, समांतर श्रेणी। ये बन गई समांतर श्रेणी, क्योंकि सार्वंतर समान है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इस तरह से आप निकालोगे और कॉपी पे नोट कर लो। कॉपी पे नोट जरूर करें बच्चे, जब भी आपका टेस्ट होगा या आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी तो आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से समझते हुए बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन नोट करते चलेंगे। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उतारा तो क्वेश्चन और आंसर फ्यूज करके उतार लें। तो अगला है पार्ट 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें किसकी श्रेणी बनानी है, मिश्र धन की, क्योंकि इसने मिश्र धन बताया तो हमें किसका बनाना पड़ेगा, मिश्र धन की। और बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको मिश्र धन का सूत्र भी पता होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का क्या सूत्र होता है वो देख लीजिए क्या होता है, यानी मूलधन प्लस में मूलधन गुणा में 100 प्लस में r बटे में पूरे के 100 और ऊपर क्या जाएगा पावर में समय। तो प्रथम वर्ष का देख लिए, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे हम प्रथम वर्ष का मिश्र धन। इसमें ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, यानी मिश्र धन निकालेंगे 10,000 प्लस में 10,000 का ब्याज। दर कितनी है हमारी, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट, और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 108 बटे में 100 और समय 1 है तो 1। ये तो हो गया प्रथम वर्ष का। तो ये सेकंड वर्ष का क्या जाएगा, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन। तो मूलधन तो सेम ही रहेगा 10,000 प्लस में 10,000 का 2 वर्ष का ब्याज। तो यानी मैं 108 के ऊपर क्या लगा देता हूं, समय कितना आपकी बार 2 वर्ष का। इसी तरह से 3 वर्ष का क्या जाएगा, तृतीय वर्ष का मिश्र धन, यानी 10,000 प्लस में 10,000 का क्या जाएगा 3 वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, यानी 108 बटे में 100 ऊपर पावर 3। तो देखो बच्चों ये क्या सार्वंतर इनका समान आएगा, क्योंकि घात में और घात वालों का कभी भी सार्वंतर समान नहीं आ सकता। इनका सार्वंतर निकालोगे तो नहीं आएगा, तो सीधा ही लिख देना बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आता तो आपकी परीक्षा में अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनका सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या जाएगी, समांतर श्रेणी नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और इस तरह से समझते हुए अपनी कॉपी पे नोट कर लें। फिर करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है सेकंड। तो देखिए बच्चों लगा रहे हैं हमारे आज के क्वेश्चन सेकंड को, आप यूज करके नोट कर ले, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड में आप सोचोगे कि ये 2 ही पार्ट कैसे हैं, तो बच्चों इसके 5 पार्ट हैं, अगले 3 पार्ट अगले पेज पे हैं। तो देखिए बच्चों कैसे आएगा इसका
हम निकालेंगे दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी हमें इसके 4 पद लिखने, जबकि प्रथम पद ए और सारो अंतर डी है। यानी पहला क्वेश्चन है, सेकंड का पहला पार्ट है ए बराबर 10 और डी बराबर कितना है 10। ए क्या होता है प्रथम पद, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद और डी को क्या बोलते हैं सार्वय अंतर। तो बच्चों प्रथम पद का क्या फॉर्मूला होता है, पहले आप यहाँ पे फॉर्मूले देख लो। यानी A1 बराबर तो क्या होता है ए, और A2 बराबर क्या होता है ए प्लस डी, A3 बराबर यानी तीसरे पद बराबर क्या होता है ए प्लस 2D, और A4 बराबर क्या होता है यानी चौथे पद बराबर होता है ए प्लस 3D, और A5 बराबर क्या होता है ए प्लस में 4D। और जैसे ए 100वां पद पूछ ले, ए 100 बराबर क्या होता है ए प्लस में 99D। आपको एक चीज देखियो कि बच्चों अगर यहाँ पे 2 है तो D सिंगल है, यहाँ पे ए के नीचे 3 है तो D क्या है इससे एक कम है। ऐसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे मैंने 100 ले लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 99। और इसी तरह से मैं यहाँ पे ए 1000वां पद ले लूँ, ए 1000वां ले लूँ तो डी कितना आ जाएगा, ए तो सिंगल ही रहेगा, ए हमारा डी आ जाएगा 999 गुणा में डी, यानी इससे जस्ट ए कम आएगा। इसी तरह से ए एन अनवा पद होगा तो ए प्लस में ए एन माइनस 1, यानी ये हो जाएगा बच्चों ए एन माइनस 1 नहीं बच्चों क्या जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो यह आएगा बच्चों। इस तरह से हमें से कौन सा भी पद निकलवा सकता है, और ए और डी हमारे पास आ गए। तो प्रथम पद तो हमारा क्या होगा A1 बराबर तो आ गया 10 क्योंकि इसने दिया हुआ है, तो A2 यानी दूसरा पद क्या आ जाएगा ए प्लस में डी, ए प्लस डी के हिसाब से निकालूंगा तो क्या जाएगा बच्चों ए प्लस डी बराबर क्या जाएगा यानी 10 प्लस में 10, और 10 प्लस 10 कितने होते हैं 20। A2 बराबर क्या आ गया हमारा 20, और अब A3 बराबर क्या जाएगा ए प्लस में 2D, ए हमारा 10 है और 2D क्या जाएगा 10 गुणा में 2 यानी 20, तो कितना हो जाएगा ये 30, यानी A3 हमारा कितना आएगा 30, और A4 क्या जाएगा ए प्लस में 3D यानी 10 प्लस में 10 की 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 30, यानी कितना आ जाएगा 40, यानी मेरा A4 कितना आ गया 40, और A5 बराबर कितना आ जाएगा ए प्लस में 4D यानी 10 प्लस में 40, और ये कितना हो जाएगा 50। तो पहले क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए, तो बच्चों आप ये नोट कर लेना A1 कितना है 10, A2 कितना है 20, A3 कितना है 30, A4 कितना है 40 और A5 कितना है 50। तो ये तो थे बच्चा अपने पहले क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट के आंसर, यानी इसने पूछे थे 4 पद, हमारा दूसरा तीसरा चौथा और 5वां एक पहला ये रहा, यानी हमने ये 4 पद उसको बता दिए। तो अब दूसरा पार्ट निकालेंगे बच्चों, देखियो कैसे निकालेंगे हम पार्ट नंबर 2 को। यानी ए बराबर क्या है पहला पद है और डी बराबर क्या अंतर, इन्हीं फॉर्मूले पर रखते चलेंगे। तो यानी A2 बराबर निकालेंगे तो क्या जाएगा A1 कितना -2 और प्लस 0, यानी 2 माइनस ये कितना आ जाएगा -2, यानी -2 में 0 जुड़ेगा तो क्या जाएगा -2, यानी A2 बराबर क्या आ गया -2, और A3 में क्या रख देंगे ए बराबर क्या रख रहा हूं मैं, यहाँ देखेंगे बच्चों इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी A3 बराबर ए प्लस में 2D, ए हमारा कितना -2 प्लस में 0 गुणा में 2, यानी 0 क्या डी है तो क्या जाएगा ये तो 0 जाएगा, 0 की किसी से भी गुणा कर लो क्या आएगी 0, तो कितना आ जाएगा A3 -2। तो ये सभी के 0 हैं तो सारे के सारे क्या जाएंगे A4 बराबर भी क्या जाएगा -2, A5 बराबर भी क्या जाएगा -2। इस तरह से अनंत तक क्या आता चलेगा an का भी मान कितना आ जाएगा -2। हमें 4 ही पद निकालने हैं तो चारों पद निकाल दिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ये 4 के 4 पद निकाल दिए। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर ये है और दूसरे का ये है, तो दोनों के दोनों समझते हुए कॉपी पे नोट कर लें। फिर करते हैं हमारे इसके तीसरे चौथा और 5वां पार्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। तो देखिए बच्चों अगला तीसरा पार्ट
क्या है। तो मैं तीसरे पार्ट का आंसर निकलवा रहा हूँ बच्चों आपको, यानी A1 बराबर हमारा 4 और D बराबर क्या है। तो A1 तो हमारा दिया हो, तो A2 में निकाल देता हूँ। A2 निकालने के लिए A प्लस में D क्या है हमारा 3, तो A क्या है हमारा 4 और प्लस और माइनस की, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी 4 प्लस में कोष्टक शुरू -3, क्योंकि दो निशान एक साथ हम बिना कोष्टक के नहीं लगा सकते। तो अब क्या जाएगा 4 तो प्लस का और 3 माइनस का, तो कितना आ जाएगा आंसर A2 कितना हो जाएगा हमारा 1, और A3 क्या जाएगा हमारा A प्लस में 2D के लिए अब A का मान रखेंगे 4 प्लस में 2 गुणा में -3, यानी क्या जाएगा 4 - 6, तो क्या जाएगा माइनस का 2। A4 क्या जाएगा हमारा A प्लस में 3D, तो यानी 4 प्लस में 3 गुणा में -3, तो क्या जाएगा 4 माइनस में 9, तो क्या जाएगा ये 4 में से -9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा -5। इसी तरह से A5 निकालेंगे हम, A5 निकालेंगे तो क्या जाएगा A प्लस में 4D, यानी 4 प्लस में 4 इंटू -3, तो क्या जाएगा ये 4 माइनस में 12, तो 4 में -12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों -8। तो ये 4 के 4 पद निकालने, तो हमारा A2 1 आएगा, A3 कितना जाए -2 -5 और -8 है। तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। तो अब हम निकालेंगे क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट, तो आप ये नोट कर लें। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन इसके 4 पार्ट का कैसे हम आंसर निकालते हैं। पार्ट 4, यानी A बराबर क्या दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। A बराबर इसने दिया -1 और D बराबर क्या दिया है 1/2, यानी A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस D, यानी -1 प्लस में 1/2। अब इसको एक सोल्व करोगे तो इसको 0.5 भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1.2 बराबर क्या होता है 0.5, यानी -1 में से आधा गया तो कितना बचेगा माइनस का 1/2। और A3 इसी तरह से A3 निकालोगे तो A प्लस में 2D, और A हमारा -1 है और 2 गुणा में D क्या हमारा 1/2 से 2 कट गया तो क्या जाएगा -1 और +1 क्या होते हैं 0। और इसी तरह से आप A4 निकालोगे तो क्या जाएगा A प्लस में 3D, तो यानी A हमारा क्या बच्चों -1 और D क्या हमारा 1/2, यानी 3 गुणा में 1/2, तो ये क्या जाएगा बच्चों -1 प्लस में 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1.5 भी लिख सकता हूँ, माइनस यानी 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0.5। और इसी तरह से A5 निकाल लेंगे बच्चों। तो A5 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे A प्लस में 4D और -1 प्लस में 4 गुणा में 1/2। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है मैथ से अगर आपको डर लगता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें बच्चों, कुछ ही दिनों में आपका मैथ से भय निकल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए जरूर देखें बच्चों। यानी 2 से मैं 4 को काट दूंगा तो कितना जाएगा 2, यानी -1 प्लस 2 तो कितना बच गया प्लस का 1, यानी ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4 और ये हमारा A5। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा -1/2 0 0.5 और 1। तो बच्चों समझते हैं, इसको नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखिए इसका 5वां पार्ट, इसका 5वां पार्ट है बच्चों, आपको दिख रहा होगा पार्ट 5 में A बराबर -1.25 दिया और D बराबर क्या दिया 0.25, वे भी किसका माइनस का। तो आंसर हम कौन से का कर रहे हैं 5वें पार्ट का। तो यानी A बराबर क्या, तो A बराबर तो दिया, तो A2 बराबर क्या जाएगा A प्लस में D। तो A कितना है माइनस का 1.25 प्लस में D कितना है माइनस का 0.25। तो ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1.50। इसी तरह से बच्चों आप निकालोगे A2 का, आप निकालोगे A3 का, स्वयं निकालोगे A4 का, और नहीं A3 ये हो जाएगा, A2 तो निकाल दिया है बच्चों, A4 और A5 चार ही पद निकाले हैं।
तो चारों के चारों बच्चों स्वयं निकालो, क्योंकि 4 पद मैंने निकाल दिए तो एक पद आपका निकालने का हक बनता है। तो बच्चों जरूर इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। A2 का, A3 का, A2 का निकाल दिया, A3 का मान कितना आएगा, A4 का कितना आएगा और A5 का कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों, तो मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप मेरे स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो 10th क्लास के व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दिख रहे हैं, वहाँ से SMS कर सकते हैं कि सर हमें आपके ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं उसी टाइम देखते ही आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और साथियों को कमेंट जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल M4 स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इस पे आपको कंप्लीट 10th क्लास का मैथ फ्री में सीखने को मिलेगा। तो आपको मैथ सब्जेक्ट से रिलेटिव आपको ट्यूशन फीस देने की कोई भी अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब M4 स्टडी आपको फ्री में यूट्यूब पे मैथ कंप्लीट सिखाएगा। और परीक्षा से पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के सेट करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। तो बच्चों आज के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बच गए जो 3rd और 4th पार्ट, तो उसके साथ इतने अलविदा साथियों।